मस्त होंगे। तो फाइनल टर्म रिवीजन क्लास महासंग्राम में आपका मोस्ट वेलकम है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री में मेन टॉपिक हैं, दो मेन यूनिट है रिएक्शन मैकेनिज्म एंड स्टीरियो केमिस्ट्री। बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, इंटरेस्टिंग है, लेकिन बच्चों के बहुत ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, डाउट होते हैं। तो उसको आज मैं सॉल्व कराऊंगा। बहुत सारे इतने अच्छे मैंने क्वेश्चन लिए हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि यही क्वेश्चन मिल जाए या इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए, आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बोधनायन सर्वाधिक स्थायी अपेक्षित है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें देखो 2 चीज़ें आपको देखना है। ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिस पे रिंग पे कोई चार्ज नहीं होगा। इसमें देखो सब में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे। इस पॉजिटिव चार्ज को जिस रिंग में जल्दी हटाने की कैपेसिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, सब में नाइट्रो ग्रुप लगा है जितने भी रिंग है। नाइट्रो ग्रुप जो है -I और -R ग्रुप प्रभाव इफेक्ट शो करता है। -I या -R का मतलब होता है जहाँ भी -I ग्रुप जुड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से खींचेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, मतलब अपनी ओर खींचेगा। और ऐसे भी सोच सकते हो रिंग में जहाँ से जुड़ा है यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ भी क्या है, कार्बन होगा। तो कार्बन से नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मक है। इसका मतलब है कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये कार्बन जो है ये इस वाले कार्बन से खींचेगा और ये कार्बन इस वाले कार्बन से खींचेगा और ये इससे खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, मतलब ये यहाँ खींच रहा है लेकिन उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ रहा है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, खिंचाव होगा, तो पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा होने लगेगा। अब यही प्रभाव हर जगह हो रहा है क्योंकि ग्रुप सेम है। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर प्रभावी होगा? ये है पैरा पोजीशन पे। इसमें देखो उसी पोजीशन पे है जहाँ पे वो लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। यहाँ भी उसी पोजीशन पे है, लेकिन इधर देखो वाई और डबल बॉन्ड नहीं है इसके पास में। तो रिजोनेंस की जो टेंडेंसी यहाँ पे है वो यहाँ नहीं है। इधर भी देखो, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसका प्लस चार्ज जल्दी ख़त्म होने वाला होगा। इस ऑप्शन में देखो आप, नाइट्रो ग्रुप खींचेगा तो सीधा डायरेक्ट इसी कार्बन से खींच रहा है जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच जाएंगे। तो यहाँ प्लस चार्ज और ज़्यादा हो जाएगा, तो ये स्टेबल की जगह पे अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ भी वही कंडीशन रहेगी और यहाँ भी इसके कंपैरिजन में ये देखो दूरी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से कम खींचेगा, तो प्लस चार्ज यहाँ पे थोड़ा कम होगा कंपैरिजन टू अदर ऑप्शन। इस वाले में देखो सी वाले में भी ये आर्थो मेटा पोजीशन पे है। तो मेटा मतलब इसकी डिस्टेंस थोड़ी कम है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ भी ज़्यादा खींच लेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी प्रभावी हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन खिंचाव होगा क्योंकि दूरी ज़्यादा है। और -I प्रभाव जो है इंडक्टिव प्रभाव है, जो इफेक्ट है जिसको हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। ये दूरी पर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब आप पढ़ते होंगे इंडक्टिव इफेक्ट के जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको, तो उसमें डिस्टेंस भी आता है। तो इसकी डिस्टेंस मैक्सिमम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव यहाँ से कम करेगा, मतलब चार्ज जल्दी ख़त्म हो सकता है प्लस चार्ज अन्य की तुलना में। तो ऑप्शन ए ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इस तरह से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिस्थापियों के -I प्रभाव के संदर्भ में कौन सही है? इसमें R जो है ये एल्किल ग्रुप है, यहाँ लगा हुआ है, जैसे कि R है। R ये क्या है? ये मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, मतलब CH3 है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H10 हो सकता है, H9, इस तरह से कुछ भी ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप। अब इसमें आपको -I ग्रुप का ऑर्डर याद रखना है। अगर -I ग्रुप का पूरा ऑर्डर आपको याद होगा तो आप ज़रूर इसको सही कर ले जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं -I ग्रुप किसकी ज़्यादा खींचने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन। -I का मतलब यही हुआ जहाँ उसको जोड़ दोगे उस ग्रुप को वो इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है? तो ऑप्शन बी जो पहला देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा अमीन को दिया गया है, फिर बाद में एल्कोहल है, ईथर, ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में हेलोजन आ रहा है। और इसमें देखो, इसमें सबसे ज़्यादा हेलोजन को दिया गया। देखो हेलोजन, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
एटम पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है खींचने की। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये नहीं होगा, क्योंकि इसको कम दिखाया गया फ्लोरीन को, यहाँ भी कम दिखाया गया, तो ये दो गलत हो गए, ये दो सही हैं। तो इसमें बी और सी दोनों करेक्ट हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे से अगर करेक्ट देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके बाद में नाइट्रोजन वाला आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अणु में बाएं से दाएं के परमाणुओं में sp2 sp2 sp संकरण दर्शाया गया है। अब ये बात याद रखना, बाएं से दाएं, इसको अंडरलाइन करेंगे जैसे एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है। आगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप लोग परेशान मत होइए, जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश का भी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने क्वेश्चन रखा है, ठीक है। तो बाएं से दाएं जाने पर इस प्रकार का जिसमें संकरण दिख रहा होगा उसको चुनना है। तो ये है बायां और इधर है दायां, बाएं से दाएं जाएंगे। मैंने बताया था डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपको देखना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अगर 1 पाई होगा, 2 पाई, 1 पाई और 0 पाई, ठीक है, इस तरह से बताया था मैंने। जहाँ 2 पाई बॉन्ड होंगे वहाँ संकरण होगा sp, जहाँ 1 पाई बंद होगा वहाँ होगा sp2, जहाँ 0 पाई बंद होंगे वहाँ होगा sp3। अब देखो इसके पास कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, 2 बॉन्ड है मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 पाई है, ये कैसा होगा, sp2 मतलब sp2 सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे वाले में देखो 1 पाई, इधर सिग्मा सिग्मा और 1 पाई, तो 1 पाई मतलब ये भी sp2। अब इसके पास देखो, इसके पास भी 1 ही पाई है, तो ये तो गलत हो गया, सब sp2 है। इसमें देखो ये कैसा है, sp2 क्योंकि 1 पाई, ये भी कैसा sp2 क्योंकि 1 पाई। इसमें देखो 1 सिग्मा 1 और 2 पाई, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, तो इसके पास 2 पाई, इसके पास भी वही बॉन्डिंग है 2 पाई, मतलब ये दोनों sp हैं, sp2 sp2 sp sp sp2 sp2 sp sp, मतलब आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभिक्रिया में सम्मिलित इलेक्ट्रॉन स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व्स इन द रिएक्शन। इनमें पूछा गया है, ये रिएक्शन दी गई है, अगर आप लोग 12 में अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको पता भी होगा कि ये रिएक्शन कौन सी है। ये रीमन टीमन रिएक्शन है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। रीमन टीमन रिएक्शन बहुत ही ये अच्छी, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेन नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो नेम रिएक्शन आप लोग रटे होंगे एकदम, तो पता ही होगा। तो ये रीमन टीमन रिएक्शन है, तो कुछ लोगों को तो पता ही होगा जो इसकी मैकेनिज्म पढ़े होंगे किस तरह से मैकेनिज्म होती है, तो ऐसे ही टिक कर देंगे। इसमें पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, जो अभिक्रिया का मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट, वो कौन है, डाइक्लोरोमेथिल्डाइन या फिर फार्मिल धनायन या डाइक्लोरोमेथिल धनायन या फिर डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है। अगर इसके मैकेनिज्म देखा जाए तो मैकेनिज्म से हमको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है, उसमें इंटरमीडिएट क्या है। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, देखो NaOH और CH-Cl3 लिया गया है, ठीक। ये क्लोरोफार्म है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी जब रिएक्शन होती है CH-Cl3 प्लस NaOH की, तो यहाँ से क्या बनता है, ये जो OH माइनस ले लो आप, Na प्लस और OH माइनस के फॉर्म में ही ना होगा ये सॉल्यूशन में। NaOH जो है ये Na प्लस के फॉर्म में, क्योंकि ये मेटल है, और OH माइनस के फॉर्म में रहता है। तो OH माइनस की रिएक्शन करा देंगे हम क्लोरोफॉर्म से। जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये जो H है हाइड्रोजन, ये यहाँ जुड़ जाएगा, OH से बनाएगा H2O जल, और प्लस यहाँ क्या बचा, CCl3, ठीक है। ये बन गया आपका, क्या बन गया। और अच्छी बात ये है, यहाँ पे ये याद रखना है, इस तरह से हाइड्रोजन और इस तरह से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, अच्छे से समझो मैकेनिज्म इसकी। अब ये हाइड्रोजन जो निकलेगा OH पे माइनस चार्ज था, मतलब H प्लस निकलेगा, तब वहाँ पे बॉन्डिंग होगी, ठीक, अट्रैक्शन होगा। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच लेगा, और हाइड्रोजन प्लस के रूप में जब इसके इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएंगे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव के रूप में जाके इससे एक्ट करेगा, बनाएगा H2O। अब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन रख लिए, मतलब ये जो CCl3 है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या बन गया, अच्छे से देखो ये क्या बन गया। अब इसमें से एक क्लोरीन को आप बाहर करेंगे, ठीक है, एक क्लोरीन को जब आप इसको गर्म करेंगे, एक क्लोरीन इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा आपका डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या बन गया, डाइक्लोरोकार्बिन। तो जो मध्यवर्ती होगा इसका न्यूक्लियोफाइल, वो क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बिन होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, जिससे आपके कंसेप्ट स्ट्रोंग होंगे, ठीक है। और जब तक कंसेप्ट नहीं आएंगे तब तक आपको चीज़ें क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाओगे। रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। ट्रू फॉर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए सही कथन। इसमें से कौन सा कथन इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए सही है, ये पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही सामान्यतः उदासीन स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होता है? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, ठीक है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वही तो होगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, इससे स्नेह वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे या पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ रहे हो ना? तो उसके क्रॉस हमको ये देखना है जो ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन स्नेही सामान्यतः उदासीन स्पीसीज होता है, सामान्यतः पूछा है, हमेशा नहीं बोला। तथा नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकता है, ये बात गलत है। इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं लेता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऋणायन आवेशित स्पीसीज है। इलेक्ट्रोफाइल के बाद बात किया गया है। जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है वो ऋणात्मक आवेशित होता है, नहीं, वो तो पॉजिटिव होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा ना, तो ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन स्नेही सामान्यतः उदासीन स्पीसीज है तथा नाभिक स्नेही को इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। अरे वो पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो दान कहाँ से करेंगे इलेक्ट्रॉन को? लास्ट ऑप्शन तो अब तो पक्का पता ही होगा कि लास्ट ही सही हो जाएगा, लेकिन पढ़ते हैं इसको, समझते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही सामान्यतः उदासीन या धनात्मक स्पीसीज हो सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जैसे कि आपको बताएं Fe2+, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। बात करें अगर AlCl3 की, ये भी क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है इससे 3 क्लोरीन जुड़े हैं। इस तरह से देखो 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन कम है तो ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं ये उदासीन भी हो सकते हैं और धनात्मक स्पीसीज भी हो सकते हैं तथा नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकते हैं। ये एकदम एग्जैक्ट राइट है डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन स्नेही की, इलेक्ट्रोफाइल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए कार्ब कार्ब ऋणायन है, यहाँ पे कार्बेनायन लिखा है, ठीक है, कार्ब ऋणायन, ये कार्ब ऋणायन दिया गया है एक, ठीक है, कि युग्म इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में उपस्थित होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर इसके जो हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर ये किस कक्षक में होंगे? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा घुमाया हुआ है। अगर युग्म इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो युग्म इलेक्ट्रॉनों का कक्षक उनके संकरण से ज्ञात किया जा सकता है। दिए गए कार्ब ऋणायन में इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कार्बन sp संकरित है। कैसा है? sp संकरित, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई है। 2 पाई बॉन्ड जब होते हैं 2 पाई तो कैसा होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp संकरित। तो sp संकरित है, अतः इलेक्ट्रॉन युग्म भी sp कक्षक में उपस्थित होगा। आप इसलिए आप समझ ही सकते हो ये जो कार्बन है कैसा है? sp हाइब्रिडाइज है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये कहाँ होगा? sp में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा डाइफेनिल प्रकाशिक सक्रिय है? इन द फॉलोइंग विच डाइफेनिल इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? अब देखो इसकी सिमेट्री को पहले समझने की कोशिश करो, ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, ठीक। डाइफेनिल यौगिकों में बेंजीन वलय की आर्थो स्थिति पर त्रिविम बाधा के परिणाम स्वरूप उचित प्रतिस्थापन उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए फर्स्ट वाले की, तो इसको जब आप बीच से मिरर इमेज मान लो यहाँ से काट दो, ठीक है, तो इसमें सिमेट्री देखने को मिल रही है। अगर इसको बीच से काटोगे इसमें सिमेट्री है? नहीं है। इसमें सिमेट्री है, लेकिन ये दोनों देखो, इसको अगर ऐसे घुमा दिया जाए ऊपर की ओर तो एक जैसा हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। और इसको अगर घुमाओगे तो उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो, तो इसमें तो इधर नाइट्रो ग्रुप लगा है, इसमें आयोडीन लगा है, तो इसमें मस्त सिमेट्री दिख रही है। जिसमें सिमेट्री दिखेगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच मोलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर प्लेनर, निम्न में से किस अणु में सभी परमाणु समतलीय हैं? सभी परमाणु समतलीय किस में होंगे? देखो प्लेनर होने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। हकल्स रूल अगर पढ़े होगे तो प्लेनर स्पीसीज वही होती है जो क्या होती है, जो स्पीसीज sp2 हाइब्रिडाइज होती है, जिसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे वो प्लेन में होंगे, ठीक है।
प्लेनर के लिए रिक्वायरमेंट होती है, प्लेनर के लिए sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब इसमें देखो, इस कार्बन को देखो तो इसमें 1 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इधर भी कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। जितने भी कार्बन है सबके पास 2 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की, तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 और हाइड्रोजन से जुड़े होंगे। तो इसमें देखो एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसमें sp3 होगा सब में, तो ये तो हो नहीं सकते प्लेनर। इसमें बात करें 2 बेंजीन लगी हुई है, बेंजीन आपको पता ही है प्लेनर होती है, क्योंकि जब इसकी बात करेंगे तो इस कार्बन के पास देखो 1 पाई बॉन्ड है, मतलब ये कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन के पास भी वही पाई बॉन्ड है एक, तो 1 पाई बॉन्ड मतलब sp2। यहाँ भी देखो हर कार्बन के पास 1 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ भी इसका पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, ऐसे ही इस रिंग में भी होगा, तो ये कैसा होगा, प्लेनर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पायरोल। ये पायरोल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। पायरोल में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम है। इन पायरोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर मैक्सिमम इन, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, 2 और 5 पे। देखो ये नेमिंग की गई है। नाइट्रोजन देखो जब रिंग में कोई हेटेरो एटम लगा होता है उससे नंबरिंग चालू करते हैं। यहाँ क्या होगा, कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये अलग तरह का नाइट्रोजन घुस गया बीच में रिंग में, तो ये हेटेरो एटम है। हेटेरो एटम जहाँ होता है नेमिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नेमिंग के अनुसार बताओ किस पोजीशन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, 2 और 5 पर, 2 और 3 पर, 3 और 4 पर, या 2 और 4 पर। तो इसके जब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से होगा, ठीक है। तो इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं झड़ाक से। इस तरह से एक पायरोल है हमारा, ठीक है, ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और इसके पास एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, बनाएगा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये जो बॉन्ड है ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, ठीक है। इस तरह से इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा। आप लोग सब प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करेंगे। जब तक अपने आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें समझ में उतने अच्छे से नहीं आएंगी। देखो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए थे, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए नाइट्रोजन के पास से, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन पोजिशन पर शिफ्ट हुआ तो मतलब यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रही है चीज़ें या नहीं आ रही? आ रही होंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे हम, अब फिर से इसमें शिफ्टिंग कराएंगे, ठीक है। ये दूसरा पायरोल या वही पायरोल जिसमें हम कर रहे थे क्या, रेजोनेंस कर रहे थे, ठीक। एक बार हम इस साइड में करवाए, देखो दोनों पॉसिबिलिटी बनती है ना कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसके पास है नाइट्रोजन के पास इस तरफ शिफ्ट कर दे, और ऐसा भी तो हो सकता है कि इस ओर शिफ्ट करे। तो अब इस बार हम इस ओर शिफ्ट कराते हैं। ऐसे था ना पायरोल, तो इस ओर शिफ्ट कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये वाला यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो अब अच्छे से देखो इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा। इसके इलेक्ट्रॉन चले गए नाइट्रोजन के, मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे शिफ्ट किए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और ये जो डबल बॉन्ड था वो इस वाले कार्बन पे शिफ्ट कर गया। अब पोजीशन देखो इसकी, ये फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी और फोर्थ थी, ये थी फिफ्थ। 1 2 3 4 5। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ आ रही है, एक तो सेकंड पोजीशन पर, एक तो फिफ्थ पोजीशन पे। तो राइट आंसर कौन होगा, 2 और 5, पहला ही ऑप्शन सही। तो बहुत ही आसान है, चीज़ें आसान है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आसान लगेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CH3CHOH COOH की 2 संभावित त्रिविम संरचनाएं जो कि ध्रुवण घूर्णक है कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ध्रुवण घूर्णक जो होते हैं ना, जो ध्रुवण घूर्णक होते हैं, ध्रुवण घूर्णक का मतलब समझते हो, जो प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवीय प्रकाश को दाएं या बाएं दिशा में घुमा देते हैं। तो इसके जो दोनों संभावित त्रिविम होंगे, त्रिविम संरचनाएं, वो दोनों को क्या करेंगी, इधर उधर प्रकाशित कर देंगी, ठीक है। तो वो उनको बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब रूप। आप लोगों को पता ही होगा ये। निम्न में से कौन सा यौगिक CCl आबंध के आयनीकरण मतलब आयोनाइजेशन के कारण सबसे स्थायी कार्बोनियम आयन देता है? सबसे स्थायी कार्बोनियम आयन कौन देता है, ठीक है। तो इसमें बात किया जाए अगर सबसे स्थायी कार्बोकैटायन, तो ये सब में देखो कार्बोकैटायन बनाओ पहले आप। पहले वाले में कैसे बनेगा, ये जब यहाँ से एक Cl निकाल दोगे Cl माइनस, तो इस पर कार्बोकैटायन बन जाएगा CH CH3 और CH3। यहाँ से क्लोरीन निकल गया, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गया कार्बोकैटायन, ठीक। ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है?
जिस पे प्लस चार्ज है उससे जुड़े हुए कार्बन कितने हैं, 1 और 2, तो मतलब ये 2 डिग्री हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें जब ये आप क्लोरीन को निकालोगे तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये जो कार्बोकेटायन बनेगा इससे 3 जुड़े हुए हैं, मतलब ये 3 डिग्री हो गया। इसमें देखो, इसमें जब आप Cl को निकाल दोगे तो इसमें ये कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा, ठीक, 1 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है तो ये और ज़्यादा क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को ना। ये -I इफेक्ट दिखाता है NO2, तो ये और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ता चला जाएगा, उसका डीलोकलाइज नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज, और ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। क्योंकि कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज जो है वो ये नहीं चाहती कि मैं पॉजिटिव रहूँ, उसका चार्ज जितने जल्दी हटेगा उतने जल्दी वो स्टेबल होगी। और ये तो और देखो, क्लोरीन निकलेगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो अब इधर से नाइट्रो और खींचने लगेगा, तो मतलब इसके इलेक्ट्रॉन और खिंच जाएंगे तो प्लस चार्ज और प्रभावी होने लगेगा, तो सबसे अनस्टेबल होगा। बात करते हैं इसकी, यहाँ से जब आप क्लोरीन को बाहर निकालोगे तो इस पर आएगा प्लस चार्ज, और वो प्लस चार्ज चला जाएगा कंजुगेशन में, मतलब रिजोनेंस हो जाएगा, रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इधर से नहीं लेकिन इधर से दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये क्या है, कंजुगेशन की स्थिति। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज, ये सारी कंडीशन होती है रेजोनेंस के लिए, ठीक, अनुनाद प्रभाव के लिए। तो इसमें देखो मस्त कंजुगेशन है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस जिसमें होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा ऑप्शन सी वाले में, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग जुड़ी है। अगर आर्डर पूछता तो सबसे ज़्यादा ये होता, उसके बाद में 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, बाद में ये आता है, क्योंकि इसमें नाइट्रो ग्रुप लगा है, वैसे भी ये 1 डिग्री है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे आपको, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और वीडियो को पूरा देखिए अगर अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे अच्छे स्टीरियोकेमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन रखे हैं कि आपकी थियरी भी कंप्लीट हो जाएगी इसी से। एक एक क्वेश्चन से इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट बता रहा हूँ ना। नीट के आपके एक जो नीट बहुत सारे बच्चे होंगे जो BSc फर्स्ट ईयर में नीट का भी एग्जाम देंगे, तो उसमें भी आपकी बहुत हेल्प होगी, उसमें भी ये सारी रिएक्शन मैकेनिज्म आपको यूज करनी पड़ती है। निम्न में से किस यौगिक में अतिसंयुग्मन पाया जाता है, हाइपर कंजुगेशन पूछा है, किस में पाया जाता है। बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन की, तो हाइपर कंजुगेशन किस में मिलेगा, हाइपर कंजुगेशन के लिए अल्फा कार्बन होना अनिवार्य है। क्या क्या होना चाहिए, देखो, द्विबंध जो होता है, द्विबंध से अगले कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन परमाणु द्वारा अतिसंयुग्मन होता है। अब वो जो जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ काम हो जाएगा। बात करें फर्स्ट और सेकंड की, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे नहीं है, अब यहाँ पे देखो ये गोला बना है, इसको हम सीधा डबल बॉन्ड के दिखाते हैं, ठीक। अब इस कार्बन के पास देखो कितने कितने वो हैं बॉन्ड, 1 2 3 4, मतलब चारों बैलेंसेस की सेटिस्फाई हैं, तो इसके पास हाइड्रोजन एक भी नहीं होगा। बात करते हैं इधर, इधर भी इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके एक्रॉस देखा जाए तो दोनों ओर जो 2 कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन फ्री रेडिकल, दोनों ओर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अल्फा पोजीशन है। इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से अगर जुड़ा होता हाइड्रोजन तो अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ऐसे ही इधर भी पीएच का मतलब क्या होता है, फिनॉल, ठीक है, ये ग्रुप, तो इसमें भी क्या है, इस तरह से होगा ना, जैसे यहाँ बेंजीन में कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं, वैसे इन तीनों में भी नहीं होगा, तो इसमें भी 0 अल्फा हाइड्रोजन है। बात करते हैं इसकी, तो इसमें देखो यहीं पे तुम देख लो 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, मतलब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा जो कि अल्फा हाइड्रोजन होगा। इधर भी देखो 1 2 3 ही बॉन्ड है, तो यहाँ भी एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये जो डॉट है फ्री रेडिकल है, मुक्त मूलक है, तो इस कार्बन से जुड़े जो अल्फा हाइड्रोजन हैं वो दोनों ओर हैं, मतलब इसमें मस्त कंजुगेशन है, इसमें पॉसिबल है हाइपर कंजुगेशन, अतिसंयुग्मन, तो इसमें हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल थर्ड, ओनली थर्ड वाले में हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। अब मैं आपको सारी थियरी भी कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, साथ साथ हर एक क्वेश्चन में एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है। नाभिक स्नेही अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन विस्थापन सबसे अधिक सही है। मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट आर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए आपसे पूछा गया है, कौन इसमें से
SN1 के लिए पूछा गया है, ठीक है। कौन ज़्यादा नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा अगर ऑप्शन देखा जाए तो सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें कौन होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में देखो 4 4 कार्बन है या नहीं, और सबसे जुड़ा हुआ क्या है, क्लोरीन है। अब इसमें देखना क्या है, जिसमें कंजुगेशन बढ़िया होगा। अब यहाँ पे अगर क्लोरीन को निकाल दिया जाए तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा ना। यहाँ भी अगर क्लोरीन को निकाल दिया जाए, क्लोरीन को अगर यहाँ से निकाल दिया जाए तो यहाँ भी प्लस चार्ज आएगा। सॉरी, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड C और क्लोरीन CH2 क्लोरीन, तो ये तो सेम ही है, मतलब ये दोनों एक ही जैसा प्रभाव दिखाएंगे। और इसमें देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ये तो सब में वैसे ही है, सेम है, लेकिन कुछ ज़रूर होगा इसमें। अच्छा, इसमें पहले से जो तीर दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग काम करना है आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ से तीर दिखाया गया है आपको और इसमें इस बॉन्ड को सीधे रिप्लेस किया गया है, ठीक, समझ रहे हो ना। तो इस बॉन्ड को जब रिप्लेस करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और वहीं पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे जब इसको शिफ्ट करोगे प्लस चार्ज आएगा तो ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड अगले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। इस तरह से इसमें रिजोनेंस होगा और सेम इनमें भी होगा, ठीक है। तो ये एक ही जैसे ऑप्शन है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी इतना समझ लो कि रिजोनेंस ही बनाना है। अगर इसके जगह पे अलग अलग प्रकार के होते ऑप्शन तो आप उसमें रिजोनेंस के अकॉर्डिंग देखते, जिसमें ज़्यादा कंजुगेशन स्टेज आती, जिसमें ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते, वो ज़्यादा स्टेबल होता, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एथिल एसीटोएसीटेट का इनोलिक रूप नीचे दिया गया है, ठीक है। ये इनोलिक रूप दिया गया है, इसमें से पूछा है इनमें हैं क्या, इसमें सिग्मा और पाई आबंध देखना है। तो सिग्मा और पाई आबंध तो आपको आराम से इसमें दिख जाएंगे। सबसे पहले देखो इसमें पाई तो 2 ही है, एक ये पाई है, एक यहाँ पाई मिल जाएगा। इसमें भी देखो 1 और 2, मतलब 2 ही पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 2 ही है। और इसमें देखो यहाँ पे पाई बंद वाले 2 ही ऑप्शन है, तो ये तो 2 ऐसे ही गलत हो गए। अब केवल सिग्मा बॉन्ड चेक करना है, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे चेक करेंगे, इसका खुला स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या खुला स्ट्रक्चर, ये C है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फिर C और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH C डबल बॉन्ड O C H2 और CH3, ठीक। इस तरह से जब खुला स्ट्रक्चर बनाएंगे तब सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 2 में से एक सिग्मा होगा 7 8 9 और इसमें से एक होगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18 सिग्मा इलेक्ट्रॉन और 2 पाई बॉन्ड हैं, ठीक है। 18 हैं सिग्मा बॉन्ड और 2 हैं पाई बॉन्ड, तो इसमें देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 18 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, ठीक। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए यौगिकों में से कौन चला अवयवता दर्शाता है, चला अवयवता, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। टॉटोमेरिज्म कौन दिखाता है, तो इसको हम देखेंगे कीटो इनोल के अकॉर्डिंग देखेंगे। कीटो इनोल चला अवयवता के लिए यौगिक के कीटो रूप में हाइड्रोजन, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका होना आवश्यक होता है टॉटोमेरिज्म के लिए। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है इन दोनों में, ठीक। इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, लेकिन बाकियों में नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें होंगे उसी में क्या होगा, चला अवयवता या टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। समझ में आई बातें या नहीं आई। तो इस कारण से अगर देखा जाए इन दोनों के अक्रॉस अगर देखते हैं हम, तो इधर देखो कार्बन होगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे या नहीं, इसके दोनों ओर अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, इधर भी हैं इधर भी हैं, यहाँ भी देखो इधर भी हैं इधर भी हैं। लेकिन यहाँ जब बात करोगे तो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 चारों बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो यहाँ पे चला अवयवता नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड जो है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड स्ट्रक्चर है, इन तीनों में से जो फर्स्ट सेकंड है इसमें टॉटोमेरिज्म चला अवयवता दिखेगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक।
आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। ठीक है, दिए गए इन यौगिकों के हाइड्रोजनीकरण की एंथैल्पी का सही क्रम होगा। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा है, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण की जो एंथैल्पी होती है वो इनके स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, एल्कीन के स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी। तो इसमें देखो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एंथैल्पी सबसे कम होगी, कैसी होगी, सबसे कम होगी। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें कौन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट वाला, उसके बाद में स्टेबल कौन है, सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला स्टेबल है। तो सबसे देखो इसमें पूरा कंजुगेशन है, इसमें इस गोले का मतलब है इसमें तीनों बॉन्ड इस तरह से बने हुए हैं। तो बेंजीन स्ट्रक्चर बनना है, बेंजीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक, इसमें रिजोनेंस होता है, कंजुगेशन होता है बढ़िया। इसमें 2 बॉन्ड है, मतलब 3 बार रिजोनेंस पॉसिबल है, और उसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, फिर ये है, फिर ये है। जो ज़्यादा स्टेबल वो उसकी एंथैल्पी कम होगी, क्या होगी, कम होगी एंथैल्पी। तो सबसे कम एंथैल्पी फर्स्ट की होनी चाहिए, देखो फर्स्ट इसमें और इसमें कम है, बाद में सेकंड की होनी चाहिए कम, तो इसमें तो थर्ड आ गया, इसमें सेकंड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसका पार्ट में सेकंड भी जल्दी ही अपलोड करूंगा। ठीक है, पार्ट 1 था। आपको अच्छे से चीज़ें समझ में अगर आई हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, थम्स अप भेज देना, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर भी करना, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे बीएससी से रिलेटेड तीनों सब्जेक्ट के। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।